Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th June 2023. 25 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसके बाद आपको न्यूज़ एनालिसिस और कुछ और देखने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, चाहे वो PIB हो चाहे वो। तो बी श्योर, रेस्ट एश्योर्ड ऑफ दिस दैट कि ये एनालिसिस ही काफ़ी है आपके लिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इससे आप नोट्स ज़रूर बना सकते हैं। आप लोग एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाया करिए, है ना, डेली जो न्यूज़ आइटम्स है अपनी राइटिंग में, ठीक है ना। मैंने जो लिखा है उसका स्क्रीनशॉट या कुछ आपको मैं कॉपी पेस्ट करवा दूँ, वो मैटर नहीं करेगा। यू हैव टू राइट दैट ऑन पेपर, तो वो आप जरूर अप्रोच अपनाइए, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ। अब जैसे सवाल भी है ना, तो इनको भी आप थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करिए, है ना, राइट डाउन सम पॉइंट्स ऑफ योर ओन। अब कल मैंने आपको पढ़ाया था जोहा राइस के रिगार्डिंग, तो पहला सवाल भी जोहा राइस के रिगार्डिंग ही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जोहा राइस इज अ शॉर्ट ग्रेन समर पैडी क्रॉप। दूसरा कह रहा है अनलाइक बासमती इट हैज अ सेंसिटिव टेक्सचर एंड इंटेल्स हाई एंटीऑक्सीडेंट्स। तीसरा स्टेटमेंट है इट हैज बीन अवॉर्डेड द GI टैग एंड इज एन इंडिजिनस राइस क्लास ऑफ असम। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट है जो सही है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन ओनली टू, ऑल थ्री या नन। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गलत कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। मैंने आपको कल पढ़ाया था इट्स अ शॉर्ट ग्रेन विंटर पैडी क्रॉप, है ना, इट्स अ विंटर पैडी क्रॉप नॉट अ समर पैडी क्रॉप, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन दिस। दूसरा सवाल देखते हैं, करे कलमदानी, कर ए कलमदानी ऑफन सीन इन न्यूज एसोसिएटेड विद। ऑप्शंस आपके सामने है बशोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स, बी है पेंटेड पेपियर मैशे, सी है टेक्निक टू मेक डायमंड्स एंड डी है कंधमान हल्दी। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कर ए कलमदानी क्या है। तो कर कलमदानी अभी रिसेंटली आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जब USA गए तो उन्होंने जो पूरे गिफ्ट दिए हैं वो एक बॉक्स में दिए, गिफ्ट बॉक्स में दिए हैं। एक्चुअली जो वो गिफ्ट बॉक्स है ना, उसको जो बनाने की टेक्निक है पेंटेड पेपियर मैशे टेक्निक बोलते हैं। इट्स अ टेक्निक टू मेक द गिफ्ट बॉक्सेस। कश्मीर में बहुत फेमस है ये कर कलमदानी। इट्स अ पेपियर मैशे टेक्निक, दैट इज द टेक्निक टू मेक द गिफ्ट बॉक्सेस, है ना। तो वो है, एंड इसी कारण इसका आंसर है बी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरा सवाल देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ US लेड कोलैबोरेशन ऑफ कंट्रीज टू कैटलाइज पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन्स ग्लोबली। ठीक है ना, तो ये US लेड कोलैबोरेशन है ऑफ कंट्रीज टू कैटलाइज पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। तो अब बताना है ये कि स्टेटमेंट सही गलत। दूसरा है द मेंबर्स ऑफ द इनिशिएटिव इंक्लूड द P5 कंट्रीज प्लस इंडिया, ब्राजील, जापान एंड जर्मनी। इनका कहना है कि 5 कंट्रीज P5 की और इंडिया, ब्राजील, जापान, जर्मनी इसके मेंबर हैं। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें 14 कंट्रीज है, वैसे इंडिया भी उसका मेंबर है। लेकिन ऑलरेडी ये सब एग्रीमेंट जो है क्यों बना रहा है USA, ताकि चाइना से दूर रह सके। अब P5 में तो चाइना भी आता है, USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, तो वहां से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। आपको समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, लिख लीजिएगा। अब कल एक न्यूज आई थी, आप सबको पता है वैगनर पुल्स बैक आवर्स आफ्टर द थ्रेट टू मार्च टू मॉस्को। अब कल क्या हुआ था, वैगनर ग्रुप करके एक प्राइवेट मिलिशिया है जो कि रशिया में ऑपरेटेड है। अभी जो यूक्रेन के साथ वॉर हो रहा है वहां पे भी बहुत सारे इनके जो सोल्जर्स हैं वहां पे, है ना। तो दे आर सॉर्ट ऑफ प्राइवेट मिलिट्री, है ना, एक तरीके से कहना चाहिए प्राइवेट मिलिट्री है। इनको मर्सिनरीज बोलते हैं, दे आर नोन एज मर्सिनरीज। ये टर्म आपने बहुत सुना होगा कि वैगनर्स आर प्राइवेट मर्सिनरीज। मर्सिनरीज का मतलब होता है दोज हु आर इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी, है ना। तो ये एक प्राइवेट मिलिट्री लेकिन पैसे के लिए काम करती है। तो ये आप एक चीज याद रख सकते हैं, दे आर बेसिकली प्राइवेट प्लेयर्स। तो अब क्या हुआ था कल, इन्होंने रेबेल कर दिया, रेबेलियन कर दिया, और वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है रशिया में, उसको कैप्चर भी कर लिया। और थ्रेट ये दी कि हम मॉस्को में आ जाएंगे और मतलब जो तख्ता पलट कर देंगे, कू कर देंगे, या आपको एक तरीके से कहना चाहिए कि कैप्चर कर लेंगे, है ना। तो अब वहां पे रिट्रीट हालांकि उन्होंने कर दिया है। जो रेबल वैगनर थे, मर्सिनरीज थे,
हु थ्रेटेंड टू मार्च इनटू द मॉस्को, है ना, उन्होंने पुल बैक अनाउंस कर दिया है, दे हैव अनाउंस्ड द पुल बैक, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड वैगनर इज़ अ प्राइवेट आर्मी, याद रखिएगा, वैगनर इज़ अ प्राइवेट आर्मी, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस। वैगनर ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसको ऑफिशियली पीएमसी वैगनर कहा जाता है। इट इज़ नोन एज पीएमसी वैगनर। पहली बार इसको 2014 में आइडेंटिफाई किया गया था व्हेन इट वाज बैकिंग प्रो रशियन सेपरेटिस्ट फोर्सेस इन ईस्टर्न यूक्रेन। तो ईस्टर्न यूक्रेन में जो प्रो रशियन मतलब सेपरेटिस्ट फोर्सेस थे उनको सपोर्ट भी किया था 2014 में इसने। एंड ये उस समय जब थे तो इसके पास लगभग 5000 फाइटर्स थे हु वर मोस्टली वेटरन्स ऑफ रशियाज एलीट रेजिमेंट्स एंड स्पेशल फोर्सेस। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वैगनर में जो अभी एट प्रेजेंट जो फोर्सेस हैं लगभग 50,000 फाइटर्स आर देयर, है ना, याद रखिएगा, लगभग 50,000 फाइटर्स आर देयर। एंड ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है। और इसके बहुत सारे जो ट्रूप के मेंबर्स हैं वो प्रिजन से भी आए हुए हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। और याद रखिएगा कि जो मर्सिनरी फोर्सेस हैं वो हालांकि रशिया में इलीगल है, हालांकि रशिया में मर्सिनरी फोर्सेस यानी कि जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं ऐसी फोर्सेस इलीगल हैं। बट द वैगनर ग्रुप वाज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी इन 2022। वैगनर ग्रुप को एक कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया 2022 में। एंड इट ओपनड अ न्यू हेडक्वार्टर इन सेंट पीटर्सबर्ग एज वेल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि पुतिन क्या करते हैं इसके साथ और क्या होता है। बट दैट इज द न्यूज़ अप टू नाउ। दूसरी जो न्यूज़ है वो है मिसिंग लेटर मीन्स नो वर्क। अब ये न्यूज़ आई है अभी मनरेगा के रिगार्डिंग। मनरेगा ऑलरेडी आपको पता है कि एक जो अनस्किल्ड एडल्ट्स हैं रूरल एरियाज के, याद रखिएगा ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अनस्किल्ड, फर्स्ट वन इज अनस्किल्ड, है ना, एंड सेकेंड वन इज एडल्ट्स ऑफ द रूरल एरियाज, है ना, उनके लिए काम दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। मनरेगा में स्किल्ड वर्क नहीं दिया जाता, मनरेगा में अनस्किल्ड वर्क दिया जाता है टू द एडल्ट्स ऑफ द रूरल एरियाज। ठीक है, ये 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक नया सिस्टम लाया गया था मनरेगा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं NMMS, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, तो NMMS क्या है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि जो अटेंडेंस सिस्टम है वो अब मोबाइल के थ्रू होती है प्रॉपर, उसमें, है ना, लॉगिन करके आपको करना पड़ता है। इस कारण से काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बवाल उठा था कि जो लोग हैं वो किस तरीके से मतलब लॉगिन करेंगे, ये करेंगे। दूसरी चीज़ की कई बार अटेंडेंस कैप्चर नहीं हो रही है। अब अटेंडेंस कैप्चर नहीं होगी तो पेमेंट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी इशूज़ हैं। बट वी आर नॉट नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड इशू विच हैज़ केम रिसेंटली, एंड दैट इशू इज़ द आधार बेस्ड पेमेंट, है ना। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, आप सबको पता होगा कि जनवरी 30 में एक ऑर्डर दिया था, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया था दैट इट विल नाउ बी मैंडेटरी दैट द पेमेंट ऑफ मनरेगा वेजेस विल बी आधार लिंक्ड, है ना। उन्होंने कहा था, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, कि द पेमेंट ऑफ द मनरेगा विल बी आधार लिंक्ड नाउ एंड दैट विल बी अ मैंडेटरी थिंग टू डू। तो हो क्या रहा था कि अब जो वर्कर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनके आधार कार्ड के बेसिस पे सब चेक किया जाएगा, अकाउंट डिटेल्स और ये सारी। और अब क्या देखने को मिल रहा है कि अगर ज़रा सा भी नाम में मिसमैच है या ज़रा सी भी स्पेलिंग में मिसमैच है, तो जो ऑफिशियल्स हैं या जो वहाँ पे कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं ऑन द स्पॉट, वो फिर उन नाम्स को स्ट्रक्ट कर दे रहे हैं, उनको बाहर कर दे रहे हैं मनरेगा के रिजीम से, है ना। तो दैट इज़ हैपनिंग नाउ कि उनको मनरेगा के रिजीम से ही बाहर कर दिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि उसमें थोड़ा नाम में प्रॉब्लम है या स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। तो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, एंड इस कारण से बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उनके नाम स्ट्रक आउट हो चुके हैं हु आर वर्किंग देयर। बट जस्ट कि थोड़े बहुत नाम में मिसमैच होगा, इस कारण से द बेनिफिशरीज नेम्स आर डिलीटेड फ्रॉम देयर, है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको जॉबलेस बनाता जा रहा है। तो ये इशू हो रहा है। लेट्स से कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या करता है। हालांकि कुछ प्रोविजन जरूर करना चाहिए, है ना, सम बैकग्राउंड चेक्स शुड बी देयर और सम मैकेनिज्म की प्रॉपरली पता लगाया जा सके, बट दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। थोड़ा हम लास्ट से शुरू करेंगे, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे उसे संडे का पेपर बहुत अच्छा पेपर माना जाता है। ऐसा नहीं होता कि संडे में न्यूज़ नहीं रहती, संडे में ज़्यादा न्यूज़ रहती है कई बार, है ना। New ART regulations push up the cost of treatment, limit conception opportunities। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई की है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस 2023। याद रखिएगा, लिख लीजिए। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री रिसेंटली क्या अनाउंस किया है, हेल्थ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी
रेगुलेशंस, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस, ART रेगुलेशंस 2023, है ना। अब ये किस पे एम्ड है? दे आर एम्ड एट प्रोवाइडिंग द डोनर्स एंड पेशेंट्स विद बेटर मेडिकल केयर एंड सिक्योरिटी। तो अब जो डोनर्स एंड पेशेंट्स हैं, डोनर्स एंड पेशेंट किससे रिलेटेड है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से। मतलब कि हो सकता है कोई फीमेल हो जिसके बॉडी में एग का डेवलपमेंट ना हो रहा हो, या फिर कोई मेल हो जिसके स्पर्म काउंट में मतलब कमी है, ये सारी। तो इनको जो डोनेशन होता है कि या तो स्पर्म का डोनेशन या oocytes, या जिनको ओवम का जो प्री स्टेज होता है oocytes, उनका ट्रांसफर किया जाता है या डोनेशन किया जाता है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में इसी के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि जो डोनर्स एंड पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा बेटर मेडिकल केयर प्रोवाइड की जा सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, प्लस कुछ जो उसमें लिमिटेशंस हैं वो भी लगाई गई हैं। अब कई लोगों का ये कहना है, एनालिस्ट का ये कहना है कि ये जो नए रूल्स हैं इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो नंबर ऑफ टाइम्स की डोनेशन किया जा सकता है, कितना डोनेशन किया जा सकता है, इन सब पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। तो अगर इन सब पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो जो कॉस्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में वो ऑलरेडी हाई थी, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो द न्यू ART प्रोविजंस इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स अ डोनर मेल और फीमेल कैन डोनेट द स्पर्म और oocyte इन देयर लाइफ टाइम एंड स्पेसिफाइज एज लिमिट फॉर द डोनर्स एज वेल। तो जो नया ART प्रोविजन है वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स अ डोनर मेल और फीमेल कैन डोनेट द स्पर्म और oocyte। मेल है तो स्पर्म डोनेट करेगा और फीमेल है तो oocytes डोनेट करेगी, है ना, इन देयर लाइफ टाइम, एंड स्पेसिफाइज ऑल्सो द एज लिमिट फॉर द डोनर्स। और इसमें एज लिमिट भी लगा दी है। तो प्रोविजन स्टेट कहता है कि एक oocyte डोनर जो है, मतलब जो फीमेल है oocyte डोनर, इट शुड बी अ पर्सन who have been married at least once in their lives and have at least one living child of her own minimum 3 years of age। तो ये restriction देखो लगा दी गई है। And also she can donate oocytes only once in her lifetime, केवल जीवन में एक बार ही oocytes डोनेट करेगी, and not more than 7 oocytes can be retrieved। और जब वो डोनेट कर रही होगी तो केवल 7 से ज़्यादा oocytes आप रिट्रीव नहीं कर सकते। ऑल्सो जो ART बैंक है इट कैन नॉट सप्लाई द गैमीट, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, ऑफ अ सिंगल डोनर टू मोर देन 1 कमिशनिंग कपल। तो एक सिंगल डोनर का जो मतलब गैमीट है वो केवल एक कपल को ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा कपल को नहीं जाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है जब इतने रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, लिमिटेशंस रहेंगे, तो इससे जो कॉस्टिंग है इस फील्ड की वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ART 2023 रूल्स एंड ऑल। कोकराझार फीस्ट्स ऑन मशरूम फॉर हेल्थ एंड वेल्थ। अब यहाँ पे कोकराझार जो कि असम की एक जगह है, इंपॉर्टेंट है, असम का कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मशरूम्स का इंट्रोडक्शन किया गया है इन द मिड डे मील्स। मिड डे मील आपको स्कीम पता है कि 1995 में लाई गई थी, है ना। और पहले तो ये लाई गई थी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ जो गरीब लोग हैं वहाँ के बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे, स्कूल आएंगे खाना खाने के बहाने ही चलो। तो अब उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अट्रैक्शन का अब वहाँ पे उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और जो उनको कहना चाहिए जो उनके हेल्थ के लिए है या हिडन हंगर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो डेफिशिएंसी वो सारा दूर करने की कोशिश की जा रही है। एंड नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल। तो अब हालांकि मिड डे मील स्कीम को अब हम पोषण अभियान और इन सब के नाम से जानते हैं, लेकिन मिड डे मील्स जो मिल रहे हैं अभी वहाँ पे कोकराझार ने इंट्रोड्यूस किए हैं मशरूम्स, बिकॉज मशरूम्स आर लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स एज वेल, है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस इनको ग्रो करने में, मशरूम जब ग्रो होंगे वहाँ पे तो उसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए लिखा है कोकराझार में जो मशरूम है दे आर फॉर हेल्थ एंड वेल्थ, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड गवर्नमेंट ने याद रखेगा जो असम का कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये ODOP में भी आता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव में भी कोकराझार ने पहले एरी सिल्क था, वहां से फिर मशरूम में चेंज कर गए, वो एरी सिल्क से मशरूम में शिफ्ट कर गए हैं। एंड कोकराझार ये आप थोड़ा याद रखिएगा एंड किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका काफ़ी बेनिफिट देखने को मिला है। वहाँ पे जो वेस्टिंग एंड अनीमिक चिल्ड्रन का रेशियो था वो घटा है, अंडरवेट चिल्ड्रंस का रेशियो घटा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुई है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ड्रॉप हुआ है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। आपके लिए छोटा सा सवाल ये है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, प्लीज डू दैट, है ना। एक बार आप लिखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लिखेंगे आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, है ना। तो राइट डाउन दैट।
अगली न्यूज जो है साइंस सेगमेंट से। हालांकि मैंने आपको पढ़ाई है रोल ऑफ द वाई क्रोमोसोम इन कैंसर आउटकम्स। मैंने आपको बताया था कि जैसे सेक्स जो होता है किसी भी चाइल्ड का, वो डिटरमाइन होता है बिकॉज ऑफ दिस वाई क्रोमोसोम, क्योंकि जो फीमेल है उसमें तो ऑलरेडी एक्स एक्स होता है, आपको पता है। जो मेल होता है वो एक्स वाई होता है। तो एक्चुअली डिटरमाइनिंग फैक्टर वाई है कि अगर वाई जुड़ गया एक्स के साथ तो मेल है, अगर एक्स एक्स रह गया तो फीमेल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि देयर इज अ इवेंट नोन एज LOY, है ना। ये उस दिन अपन ने बात भी की थी कि इसको LOY बोलते हैं, लॉस ऑफ द वाई क्रोमोसोम। अब ये चीज किस में हो सकती है? ऑब्वियसली बात है जिसमें वाई क्रोमोसोम होगा, यानी कि मेल्स में है, तो लॉस ऑफ द वाई क्रोमोसोम यानी डिटेरियोरेशन ऑफ द वाई क्रोमोसोम किस में हो सकता है? ये मेल्स में हो सकता है। और रिसर्च और स्टडी में ये पता लगा है कि जहां पे भी LOY हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ द वाई क्रोमोसोम हो रहा है, वहां पे कैंसर की ज्यादा संभावनाएं बढ़ रही है। इट इज मोर अफेक्टिंग द मेल्स दैन द फीमेल्स, है ना। तो मेल्स को ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ऑब्वियसली बात है। कैंसर के वो ज्यादा बढ़ते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। एंड दिस इज द थिंग विच इज देयर एंड इट इज कॉजिंग द, मतलब जो ये आपका कार्सिनोजेनेसिटी है, यानी कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो ज्यादातर इसीलिए फिर मेल्स में बन रही देन द फीमेल्स, है ना। तो वाई क्रोमोसोम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दैट। इसके अलावा देखो कोलोरेक्टल कैंसर भी लिखा है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कैंसर रिलेटेड डेथ। पहला तो लिखा था, पहला ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड है, ब्लैडर कैंसर देखो। एंड दूसरा है कोलोरेक्टल कैंसर, यानी कि जो रेक्टम वाला पोर्शन है वहां पे कैंसर हो जाता है। एंड यहाँ जो रेक्टम वाला है उसमें जो ऑन्कोजीन है, द इंपॉर्टेंट ऑन्कोजीन रिलेटेड टू दैट इज क्रास, ये लिख लेना आप लोग। क्रास एक ऑन्कोजीन मतलब कि एक ऐसा जीन जो कि कैंसर कॉज कर सकता है। ऑन्कोजीन क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ अ जीन विच कैन कॉज कैंसर, ठीक है ना। ऑन्को यानी कैंसर होता है, तो ऑन्कोजीन एक ऐसा जीन है जो कैंसर कॉज कर सकता है। तो क्रास याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ लेता है क्रास क्या है, तो इट्स अ ऑन्कोजीन। एंड ये आपका कोलोरेक्टल कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और लॉस ऑफ द वाई क्रोमोसोम इज अ फीचर ऑब्जर्व्ड इन मल्टीपल कैंसर टाइप्स। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिला है, लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम, और इसी कारण से कैंसर हो भी सकता है। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। मॉस्किटो सर्वेलेंस इन नॉन रेसिडेंशियल एरियाज नीडेड। अब यहाँ पे जो ऑथर ने आर्टिकल लिखा है, ये लिखा है कि जो WHO की स्ट्रैटेजी है, अगर आप WHO की स्ट्रैटेजी देखें तो वो क्या करते हैं कि डोर टू डोर लार्वल सर्वेलेंस करते हैं। डोर टू डोर लार्वल सर्वेलेंस यानी कि यहाँ की मॉस्किटोज को ट्रैक करने के लिए हर घर में जाते हैं, वहां देखते हैं कि वहां पे क्या कंडीशन है, क्या वहां पे कोई ऐसी चीज है जहां पे मॉस्किटोज ग्रो कर सकते हैं, या ये सारी चीजें देखते हैं। अब ये डोर टू डोर सर्वेलेंस तो ठीक है, अपनी अलग जगह है। ऑथर का ये कहना है कि जो मॉस्किटोज हैं उनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में ही रहें या रेसिडेंशियल एरियाज में ही रहें। जो नॉन रेसिडेंशियल एरियाज हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं मॉस्किटोज के डेवलपमेंट के लिए, और वहां पे बहुत सारे मॉस्किटोज रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, अलग अलग लोकेशंस लिखे हैं। प्लांटेशंस हैड हाई मॉस्किटो स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड रिचनेस, इवन बैरन लैंड्स हैव माइक्रो हैबिटेट्स कंड्यूसिव फॉर ब्रीडिंग। देखो लिखा है ना कि प्लांटेशंस में ज्यादा मॉस्किटो रहते हैं, वहां स्पीशीज डाइवर्सिटी और रिचनेस ज्यादा है, लेकिन बैरन लैंड्स में भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैन मेड आर्टिफिशियल कंटेनर्स जो हैं दे अकाउंट फॉर 90% ऑफ द मॉस्किटो लार्वल हैबिटेट्स। इसके अलावा वाटर स्टोरेज कंटेनर्स अगर आप देखें तो बहुत बड़े ब्रीडिंग ग्राउंड्स है फॉर द एडीज इजिप्टी। देन डिस्कार्डेड ग्राइंडिंग स्टोन्स हैड द हाईएस्ट लार्वल प्रिवेलेंस इन बोथ द एडीज स्पीशीज। कौन कौन सी? एक तो इजिप्टी हो गई और दूसरा एल्बोपिक्टस हो गई, है ना। एडीज इजिप्टी एंड एल्बोपिक्टस। देन प्लांट एक्सिल्स या ट्री होल्स अगर आप देखें तो वो भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड्स है, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड देयर इज अ हेटेरोजेनिटी ऑफ माइक्रो हैबिटेट्स, ये आप मैक्रो हैबिटेट टाइप्स, ये बहुत सारे माइक्रो हैबिटेट्स हैं, नेचुरल भी हैं, मैन मेड भी हैं, आर्टिफिशियल भी हैं, ठीक है ना। एंड काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि भैया डोर टू डोर सर्विलेंस बस नहीं, आप जो नॉन रेजिडेंशियल एरियाज है ना और इस तरीके के एरियाज को भी सर्च करो और इसके बाद ही आप इसको वो कर पाओगे, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला है वाई इज यूएस इंडिया फाइटर जेट डील इंपॉर्टेंट। अब यहां आपको पता है कि यूएस इंडिया ने एक जेट डील की है जिसमें यूएस की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक है, इंडिया की तरफ से हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू को प्रोड्यूस F414 इंजन इन इंडिया।
कहाँ प्रोड्यूस होंगे? F414 इंजन इंडिया में होंगे। जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो लगभग 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा इस केस में। नियरली 80% ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विल बी डन बाय जनरल इलेक्ट्रिक टू HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर को प्रोड्यूसिंग 4 F414 इंजन इन इंडिया। ठीक है ना, तो ये हमारे इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? क्योंकि ये जो इंजन हैं कहाँ पे यूज होंगे? ये LCA MK2 में यूज होंगे, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 जो है वहां पे ये यूज होंगे इंजन्स। ठीक है ना, तो हमारा ऑब्वियस बात है स्ट्रेंथ बढ़ेगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी जब ट्रांसफर होगा तो हमारे इंडिया में ये प्रोड्यूस हो पाएगा। हमारे यहाँ के जो फर्म्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, है ना, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। प्लस हम इंडिजिनस कर सकते हैं थोड़े दिनों में ये पूरा सिस्टम, है ना। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेट इंजन, एंड ये हमारे यहाँ की पूरी कैपेसिटी को अपग्रेड करने के लिए, स्किल अपग्रेडेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। एंड जेट इंजन टेक्नोलॉजी इज अ प्रोप्राइटरी राइट ऑफ वेरी फ्यू कंट्रीज एंड इज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, है ना, क्योंकि एक्सट्रीमली क्रिटिकल है फॉर द मॉडर्न वॉरफेयर। और ऐसे में ये इंडिया को अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है फ्रॉम GE विच इज वन ऑफ द रिनाउंड कंपनीज, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने भी एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था फॉर डेवलपिंग एन इंजन लोकली, पहले कावेरी प्रोजेक्ट के नाम से किया था, बट वो फेल हो गया था, है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का नाम आया, तो याद रखिएगा इसको हेड कौन करता है? इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। कैबिनेट कमेटी ऑन द सिक्योरिटी, इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आई होप यू विल रिमेंबर। Does China Pak nuclear deal flout the global rules? तो yes, they flout. यहाँ पे ऑथर ने कहा कि चाइना एंड पाकिस्तान ने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इन पाकिस्तान। तो याद रखिएगा, चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान में, और वहाँ के लिए एक डील की गई है चाइना और पाकिस्तान के बीच में कि एक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बनाएगा चाइना। और ये वहाँ पे ऑब्वियस बात है, देखो दो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में है इस समय। एक है इकोनॉमी पूरा क्राइसिस है, और दूसरा एनर्जी क्राइसिस। इकोनॉमी एंड एनर्जी बोथ आर एट द स्टेट ऑफ क्राइसिस इन पाकिस्तान। इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए वो बेल आउट अटेम्प्ट कर रहे हैं, IMF से पैसा मांग रहे हैं, और एनर्जी क्राइसिस के लिए वो चाइना से पैसे मांग रहे हैं। और IMF देखो अभी सारी कंडीशनैलिटी से सब चेक कर रहा है कि दे सकते हैं बेल आउट, ये वो थोड़ा बहुत पैसा दिया भी हालांकि, लेकिन एनर्जी के लिए चाइना ने कहा है कि हम आपके यहाँ न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, चाइना एक एनर्जी मेंबर है, ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में आता है, और वहीं पे पाकिस्तान जो है वो NPT का साइनी नहीं है। रूल्स ये कहते हैं कि NPT का अगर आप साइनी नहीं हो तो आप इस तरीके से NSG किसी मेंबर के साथ आप डील नहीं कर सकते और इस तरह की चीजें नहीं ले सकते हो, ठीक है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, उसको दे रहा है चीजों को। इंडिया को जब सिविल न्यूक्लियर डील साइन करनी थी, हालांकि इंडिया भी नॉन NPT मेंबर है, लेकिन उसको पहले NSG से वेवर लेना पड़ा था। इट हैड टू आस्क द वेवर फ्रॉम NSG। पहले इसने वेवर लिया था, उसके बाद जाकर के ये डील हो पाई थी। इसमें लिखा भी है, इंडिया एंड US हैड टू सीक अ वेवर फ्रॉम द NSG फॉर देयर सिविलियन न्यूक्लियर डील विच वॉज देयर इन 2008। और इस कारण से और बहुत सारी कंडीशनैलिटीज IAEA की भी माननी पड़ी थी, उसके बाद जाकर के हमको कहीं ना कहीं ये मिला था, और यहाँ पे इनको ऐसे ही दिया जा रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। गीता प्रेस के बारे में आर्टिकल आया कि गीता प्रेस जो है, अभी आप रिसेंटली जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेडेड एक ज्यूरी थी जिसने उनको गांधी पीस प्राइज 2021 के लिए दिया है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंट एंड अदर गांधीयन मेथड्स। याद रखिएगा, गीता प्रेस जो स्टैब्लिश हुई थी 1923 में स्टैब्लिश हुई थी बाय जया दयाल गोयनका एंड घनश्याम दास जालान। याद रखिएगा, ये 1923 में गीता प्रेस स्टैब्लिश हुई थी बाय जया दयाल गोयनका एंड घनश्याम दास जालान। याद रखिएगा, एंड वेरी फेमस नेम गीता प्रेस, आप सब जानते होंगे, आपके घर में जरूर डेफिनेटली बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो हिंदुइज्म को फॉलो करते होंगे, और उनके यहाँ घर में कई लोगों के यहाँ ऐसी बुक्स होंगी जो गीता प्रेस से आई हैं ना। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक प्रोड्यूसिंग पब्लिकेशन कंपनी, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट। डीप सी ट्रेजेडी, अब ये टाइटन सबमर्सिबल के बारे में है। सबमर्सिबल के बारे में ऑलरेडी मैंने 2 दिन आर्टिकल बताए हैं, फिर बता दूं। सबमर्सिबल इज डिफरेंट फ्रॉम अ सबमरीन, एक डिफरेंट होता है। सबमरीन ऑटोनॉमसली काम कर सकता है बिना किसी उसके, लेकिन सबमर्सिबल काम नहीं करता ऑटोनॉमस। इसमें एक मदरशिप होती है, और मदरशिप ही उसको लॉन्च करती है और मदरशिप ही उसको रिकवर करती है, ठीक है ना।
तो ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ की बहुत देर तक ये पानी में नहीं रह सकता सबमर्सिबल, एंड बहुत ज़्यादा डेप्थ तक ये पानी में नहीं रह सकता। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इश्यूज हैं इसके अंदर। एंड टाइटन सबमर्सिबल जो था उसका आप ओशन गेट द्वारा बनाया गया था, और किस तरीके से वो इम्प्लोड या एक्सप्लोड हुआ है अब ये देखते हैं। वहाँ जो भी लोग ऑन बोर्ड थे दे ऑल डाइड इन दैट, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देख लेते हैं। लास्ट जो न्यूज़ है वो है स्ट्रगल फॉर वाटर। अब ये जो पानी की कमी है ये कर्नाटका के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम है धारवाड़, बागलकोट और गडग। दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। यहाँ पे मालप्रभा से पानी आता है। और अभी आप सबको एक कलसा बंडूरी प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा। कलसा बंडूरी नाला प्रोजेक्ट जो महादाई रिवर के ऊपर बनाना चाहता था कर्नाटका, जिसमें महादाई की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका पानी ट्रांसफर किया जाएगा टू द मालप्रभा, ठीक है ना। यहाँ कलसा बंडूरी प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। कलसा और बंदूरी नाम की 2 नदियां हैं जो कि महादाई की ट्रिब्यूटरीज हैं, और कलसा बंडूरी का पानी थोड़ा सा ट्रांसफर किया जाएगा टू द मालप्रभा रिवर, है ना, ताकि जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं गडग और धारवाड़ और बागलकोट, यहाँ के जो पानी की समस्या है उसको दूर किया जा सके, ठीक है ना। एंड बहुत सारे इश्यूज हैं हालांकि यहाँ पे इस जगह पानी कमी है। वाटर कंटेमिनेशन इज अनदर इशू, है ना, एंड पोल्यूशन इज अनदर इशू। जैसे एक पॉन्ड है नारागुंड में, वो बहुत पॉल्यूटेड है। तो ये सारे इश्यूज ऑलरेडी आर देयर। वाटर लेवल हैज आल्सो ड्रॉप्ड। रेणुका सागर रिजर्वायर की हम बात करें, है ना, चाहे मतलब वहाँ वाटर जो लेवल है काफ़ी ड्रॉप हो चुका है। प्लस मिसमैनेजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मिसमैनेजमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज अनदर इशू। ये सारे इश्यूज आप लिख लीजिएगा। वाटर लेवल का ड्रॉप होना, मिसमैनेजमेंट इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, इसके अलावा पोल्यूशन, कंटैमिनेशन, ऑल इश्यूज आर देयर। कलसा बंडूरी नाला प्रोजेक्ट क्या है, ये सारी चीजें। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।